गुड इवनिंग ऑल। पहले आप ये कंफर्म कर दें कि आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है और जो ऑडियो है आपको क्लियरली सुनाई दे रही है क्या। प्लीज मेरे को ये कंफर्म कर दें क्योंकि कल मैं रिकॉर्डिंग देख रहा था तो उसमें ये था कि देखें, कंप्यूटर फिजिक्स हम कल पढ़ रहे थे। कल हम पढ़ा था कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर के हार्डवेयर क्या होते हैं, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। कल हमने ये भी देखा था हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है, ठीक है। और कंप्यूटर कैसे काम करता है, कंप्यूटर के इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, सीपीयू क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात की। सीपीयू का ब्लॉक डायग्राम हमने देखा, ठीक है। उसके बाद में हम आते हैं कंप्यूटर मेमोरी पे। कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है? देखो, कंप्यूटर मेमोरी बेसिकली क्या है कि जैसे आप लोग अपने फोन में डेटा सेव करते हैं ना, डेटा स्टोर करते हैं। जैसे आपने कोई भी फोटो क्लिक की, ठीक है। अब आप क्या करते हैं, उसको अपने फोन के अंदर स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। तो वो जो स्टोरेज है उसको बोलते हैं मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी। अब जैसे हम कुछ पढ़ते हैं, हम कुछ सीखते हैं, तो जो भी हम सीखते हैं पढ़ते हैं वो कहाँ जाता है? हमारे ब्रेन के अंदर। तो जो हमारा ब्रेन है वो क्या है, एक स्टोरेज है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपने डेटा को सेव कर पा रहे हैं। जो भी हम सीखते हैं, जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी हम कर रहे हैं डेली लाइफ में, वो हम क्या करते हैं, अपने ब्रेन के अंदर सेव करके रखते हैं। ऐसे ही अगर हम जो कंप्यूटर के अंदर काम करते हैं ना, तो जो डेटा आता है हमारे पास में उसको हमें स्टोर करके रखना पड़ता है। वो स्टोर कहाँ होता है? कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। देखो, कंप्यूटर मेमोरी इज जस्ट लाइक द ह्यूमन ब्रेन, ठीक है। इट इज यूज टू स्टोर डेटा, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन। और it is data storage unit or data storage devices where data is to processed and instructions required for processing are stored, ठीक है। वही है कि जब भी आप कोई डेटा को स्टोर करना चाहें तो आपको स्टोरेज की नीड होती है। आप उसको डेटा को स्टोर करने के लिए किसी स्टोरेज डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसमें क्या होता है, जो स्टोरेज डिवाइसेस होती है आपकी कौन कौन सी होती है। एक होती है आपकी HDD, मतलब हार्ड डिस्क ड्राइव। उसके बाद में होती है आपकी SSD, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। उसके बाद में एक होती है आपकी ऑप्टिकल ड्राइव, ठीक है। उसके बाद में होती है आपकी फ्लैश ड्राइव। ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हम डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर हुआ, या सॉलिड स्टेट ड्राइव के अंदर हुआ, या ऑप्टिकल ड्राइव के अंदर हुआ, या फिर फ्लैश ड्राइव के अंदर हुआ। ये आपकी क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस है जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने फोटोज को, अपनी वीडियोस को, अपनी ऑडियोज को, ठीक है। और अपना जो भी डेटा है, कॉन्टेक्ट नंबर है, उनके उनको क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। ये आपकी कंप्यूटर मेमोरी होती है जो कि डेटा को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, राइट। आप देखो, मेमोरी की टाइप होते हैं कुछ, कंप्यूटर मेमोरी के कुछ टाइप हैं, जैसे प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैश मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी, इट इज ऑल्सो नोन एज द मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। इट इज यूज टू स्टोर डेटा एंड प्रोग्राम्स और इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है। जब भी हम कोई कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर रन करते हैं ना, तो जो सॉफ्टवेयर का डेटा होता है, तो उसको स्टोर कराने के लिए हम क्या नीड होती है, कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी की स्टोर होती है। जैसे अगर आपने देखा हो कि हम जब भी कोई सॉफ्टवेयर रन करते हैं तो हमारे पास में रैम होती है, रैम। हम उसके थ्रू क्या करते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को रन कराते हैं, राइट। तो अब जब हम उसको रन कराते हैं और उसको एग्जीक्यूट कराते हैं, तो एग्जीक्यूशन के लिए हमें प्राइमरी मेमोरी की नीड होती है। तो प्राइमरी मेमोरी उसमें इस्तेमाल होती है। अब देखें, ये रैम क्या होती है, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी की दो टाइप होती है, एक होती है आपकी रैम, होती है आपकी रोम। रैम और रोम क्या होते हैं इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। रैम होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल का मतलब होता है कि चेंजेबल होती है, मतलब ये चेंज होती रहती है। जैसे अगर आप कोई डेटा इसमें एग्जीक्यूट करा रहे हैं, जो भी सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करा रहे हैं, तो इसका जो स्पेस है ना वो चेंज होता रहेगा। ये जैसे 4 GB की है, तो कभी 3 GB यूज हो रही है, कभी 2 GB यूज हो रही है, तो इस तरीके से यूज होती है। Volatile memory stores information based on the power supply. If power supply fails, interrupt, stop all the data and information on the memory will be lost. जो आपकी वॉलेटाइल मेमोरी है ये टेम्परेरी तौर पर आपका डेटा स्टोर करती है। अगर आपकी पावर सप्लाई है, अगर वो बंद हो गई, या फिर इंटरप्ट हो गई, या फिर आपने
उसको रोक दिया, जो आपकी पावर सप्लाई है, तो आपका जो डेटा है वो लॉस्ट हो सकता है, ठीक है। या फिर आपका जो सॉफ्टवेयर चल रहा है वो बंद हो जाएगा और आपको कुछ भी नहीं मिलेगा उसमें। जैसे कभी क्या क्या होता है कि हम कंप्यूटर के ऊपर कोई फाइल बना रहे हैं और हम उसको स्टोर ना करें और कंप्यूटर अचानक से बंद हो जाए, तो फिर वो रिट्राइव नहीं होगी फाइल हमारी, ठीक है। तो ये आपका क्या है, टेम्पररी मेमोरी होती है रैम, ठीक है। वॉलेटाइल मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी। अब देखो रैम के अंदर भी दो टाइप होते हैं, एक होती है आपकी एस रैम, एक होती है आपकी डी रैम। एस रैम का मतलब स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब होता है कि थोड़ी सी स्लो होती है, ठीक है। और डायनामिक रैम का मतलब क्या होता है, ये आपकी थोड़ी फास्ट होती है, ठीक है। उसके बाद आते हैं रोम पे। रोम का मतलब होता है रीड अनलॉय मेमोरी। ये आपकी होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि इसमें थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन जो है ना स्टोर हो सकती है। अगर आपकी बिजली कट होती है, पावर सप्लाई कट होती है, तो इसके अंदर क्या हुआ, डेटा हमारा स्टोर हो जाएगा। अगर हम बाद में उसको ट्रैक करना चाहें, जैसे अगर हमारा सिस्टम जो है ना बंद हो गया और हम जब उसको वापस ऑन करेंगे, तो हमें वहीं से अपना डेटा जो है ना मिल जाएगा। ये उसको होते हैं रोम, ठीक है। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी। यहाँ पे डेटा जो है ना हमारा स्टोर होकर रखा हुआ होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रोम। रोम के भी चार टाइप होते हैं। एक होते हैं आपकी एम रोम, पी रोम, ईपी रोम, ईपी रोम, ठीक है। यानी मास रोम, प्रोग्रामेबल रोम, और इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, और इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी। ये आपकी रोम के टाइप होते हैं। अब इनके अंदर जाने की नीड नहीं है, क्योंकि आपको यही इतना ही ठीक है। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जैसे आप हार्ड डिस्क देखते हैं ना, आप जैसे फोन खरीदने जाते हैं तो अपना अपना फोन खरीदते वक्त ये जैसे देखते हैं कि उसमें स्टोरेज कितनी है, 64 GB है, 128 GB है, या 256 GB है। तो वो हम देखते हैं, वो क्या चीज देखते हैं, वो सेकेंडरी मेमोरी देखते हैं हम, कि उसके अंदर स्टोरेज कितनी है, कितना हमारा डेटा जो है ना स्टोर कर पाएगा। अब जैसे किसी के फोन के अंदर 64 GB की मेमोरी है, तो उसमें डेटा ज्यादा नहीं आएगा, थोड़ा सा ही आएगा, ठीक है। अगर हम 5-5 GB की कुछ मूवीज डाल दें, तो मे बी कुछ 10 से 15 ही मूवी आ पाएंगे उसमें। तो ये सीन है उसमें। और अगर हम उसमें हाई मतलब ज्यादा रैम ज्यादा स्टोरेज की डिवाइस ले लें, तो उसमें ज्यादा स्टोरेज आपका स्टोर हो जाएगा। तो इसके जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ना, जहाँ पे हम डेटा स्टोर करते हैं, इसके भी टाइप होते हैं, जैसे मैग्नेटिक टेप, ठीक है। मैग्नेटिक डिस्क टेप, और उसके बाद में ऑप्टिकल डिस्क टेप। ये क्या है देखो, ये पहले इस्तेमाल होती थी, आपने देखा होगा कि काली काली एक वो आती थी ना, आपने देखा होगा काले काले वो आता था, क्या बोलते थे उसको, मतलब एक कैसेट आती थी ना, उसके अंदर काले उसे मैग्नेट से ये बनाया हुआ होता था। तो यहाँ पे इस तरीके से मैग्नेट यूज होती थी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में ये आई है आपकी हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क के अंदर क्या होता था, ये मैंने ये एक तरीके से एक सीडी थी, उसके ऊपर एक प्लेट लगी हुई थी, जहाँ पे क्या होता था, आपका सेक्टर्स में डेटा स्टोर होता था। सेक्टर मतलब जैसे अगर ये कॉलेज है तो कॉलेज के अंदर डिपार्टमेंट होता है ना, इसमें भी ऐसा कुछ था। इसमें सेक्टर बटे होते थे जहाँ पे डेटा स्टोर होता था। एक होती थी आपकी कैसेट्स, जो आप सीडी और डीवीडी जिसको हम कहते हैं ना, वो आपके क्या होता था, कैसेट, जहाँ पे हम डेटा स्टोर कर देते थे। जैसे अगर आप आज से 10 साल पीछे जाओगे, तो आप मूवीज खरीदने के लिए कैसेट खरीद के लाते थे, तब जाके उसको देखते थे। तो वो जो ना मूवी कहाँ स्टोर होती थी, आपकी कैसेट के अंदर। तो ये एक स्टोरेज डिवाइस था। उसके बाद आते कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या होती है, कैश मेमोरी एक सेमीकंडक्टर मेमोरी होती है। मतलब क्या होता है कि जब भी हमें फास्ट कैलकुलेशन करना होती है ना, तो हम कैश मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं। ये सीपीयू की हेल्प करती है कोई भी कैलकुलेशन करने में, एवेल्यूशन करने में। सीपीयू की हेल्प करती है, ये केवल टेम्पररी तौर पर डेटा को स्टोर करती है बस, और कुछ। कैश मेमोरी के 3 लेवल्स होते हैं, L1, L2 और L3। या कि कैश मेमोरी के 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में यूनिट्स ऑफ मेमोरी आती है। यूनिट्स ऑफ मेमोरी क्या मतलब क्या है, कि जैसे एक एक ना मेजरमेंट क्या होता है मेमोरी का। मेमोरी इन कंप्यूटिंग इज मेजर्ड इन वेरियस यूनिट, each representing a different level of storage capacity. Here are some common units of memory. Memory units are used to measure the size and represent data. Some of the commonly used memory units are here. ठीक है। क्या है मतलब इसका, कि जैसे हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं ना, जैसे लीटर के थ्रू हम मेजर करते हैं कि कितना लीटर है, लिक्विड को मेजर करते हैं लीटर के थ्रू। और किसी भी मास को जो है ना मेजर करते हैं किलोग्राम के थ्रू। तो ऐसे ही हम कंप्यूटर की मेमोरी को मेजर करने के लिए ये यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। एक होती है बिट, एक होती है निबल, एक होती है वर्ड, एक होती है आपकी बाइट, एक होती है किलोबाइट, एक होती है मेगाबाइट, ठीक है। एक गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट, या की मेमोरी की
यूनिट्स होती हैं। सबसे छोटी होती है बिट, उसके बाद आती है निबल, निबल के बाद वर्ड, वर्ड के बाद बाइट, बाइट के बाद किलोबाइट, ये जिसको हम केबी बोलते हैं। फिर उसके बाद आती है एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी, टीबी के बाद पीबी, पीबी के बाद ईबी, ईबी के बाद जेडबी, ठीक है। उसके बाद फिर वाईबी। इस तरीके से हमारी मेमोरी की यूनिट्स होती हैं। अब देखिए बिट क्या होती है, बिट क्या होती है आपकी, जो क्या होती है जिसके अंदर जीरो और वन स्टोर होता है, ठीक है, ओनली जीरो और वन। ये दो बिटों पे काम करती है, केवल दो ही आपका मतलब इसमें क्या होता है, दो ही केवल यूनिट स्टोर हो सकती हैं, केवल जीरो और वन, ठीक है, दो बिट इसमें स्टोर होती है बस। जीरो और वन बिट का मतलब यही है कि केवल जीरो और वन को इस्तेमाल कर सकता है। और लेवल का मतलब क्या है कि इसमें चार बिट आती हैं। अब जैसे मान के चलो मेरे पास में डेटा बड़ा है तो मैं क्या करूंगा, लेवल का यूज करूंगा। जैसे ये जीरो वन मैंने कर लिया, एक ये तरीका हो गया, एक ये तरीका हो गया, ठीक है, एक ये तरीका हो गया, ठीक है, और एक तरीका होता है। ये चार तरीकों से मैं उसका बिट का यूज कर लूंगा। लेकिन अगर कल को मेरे पास में बड़ा डेटा हुआ तो मेरे पास में बिट काम नहीं आएगी मेरे, तो फिर मैं क्या करूंगा, निबल का यूज करूंगा। इसमें चार आ जाएंगे सर, यानी आपके चार बॉक्सेस होंगे इस तरीके से। आप उनमें क्या करोगे, डेटा स्टोर करोगे इस तरीके से। अब यहाँ पे चार बॉक्स हो गए, अभी कितने थे, दो थे, जहाँ पे हम दो कर रहे हैं। अब आप इनको कन्वर्ट करके लिखोगे तो आपका डेटा जो है ना चार बॉक्सेस के अंदर ज्यादा स्टोर होगा, ठीक है। ये बड़ी यूनिट है उससे बिट से निबल। निबल क्या बात आता है, वर्ड, वर्ड का मतलब क्या है, जहाँ पे हम कैरेक्टर जो है ना इस्तेमाल करते थे। इट इज फिक्स नंबर ऑफ बिट्स, इट डिफरेंट फ्रॉम कंप्यूटर टू कंप्यूटर, बट सेम ऑफ ईच डिवाइसेस कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, ठीक है। वर्ड के फॉर्म में जो डेटा स्टोर करते हैं ना उसको हम वर्ड कहते हैं। उसके बाद आती है बाइट। बाइट में क्या होता है, आपका आठ बिट होती है ना, आठ बिट मतलब आठ बॉक्सेस बने होंगे इस तरीके से, टोटल आठ बॉक्सेस बने होंगे। और उनके अंदर डेटा स्टोर होगा आपका, एक दो तीन चार पाँच, इस तरीके से आठ बॉक्सेस होंगे। आप उनमें क्या करोगे फिर, जो डेटा ज्यादा बड़ा है ना उसको स्टोर करोगे। अभी तक हम क्या करते, चार बॉक्सेस में किया, दो बॉक्सेस में किया। अब क्या हुआ, हमारे पास में और बड़ा डेटा आ गया हमारे पास में, ठीक है। उसके बाद आता है केबी। केबी में होता है कि 1024 बाइट, ठीक है, जो आपका एक केबी बनता है, 1024 बाइट को मिला के बनता है एक केबी, ठीक है। जहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा डेटा मतलब स्टोरेज जो है ना बढ़ जा रहा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे, मेजर कर पा रहे हो, पॉइंट कर पा रहे हो, तो यहाँ पे हर उसके अंदर डेटा का जो स्टोरेज है ना वो बढ़ जा रहा है हमारा, ठीक है, तो यही चीज है। और उसके बाद में एमबी। एमबी में क्या होता है आपका 1024 केबी, ठीक है। उसके बाद में जीबी। जीबी में क्या होता है आपका 1024 एमबी। फिर उसके बाद में टीबी। टीबी में क्या होता है 1024 जीबी। तो यहाँ पे जो आपका मेजरमेंट है ना बढ़ता जा रहा है डेटा का। पीबी। पीबी में क्या होता है 1024 टीबी। और एक्साबाइट में क्या होता है 1024 पेटाबाइट को मिला के एक बनता है ईबी, जो ज्यादा डेटा को स्टोर कर पाता है हमारे को, ठीक है। उसके बाद में ये आता है जेटाबाइट। जेटाबाइट में 1024 ईबी होते हैं। योटाबाइट आता है। इस तरीके से हमारा जो है ना डेटा स्टोर होता है। अब देखिए मेमोरी और स्टोरेज ये क्या होते हैं। मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी मेमोरी होती है। और स्टोरेज क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी। ये शॉर्ट टर्म के लिए डेटा को स्टोर करती है, प्रोसेस करती है। ये लॉन्ग टर्म के लिए करती है, लॉन्ग टर्म तक स्टोर करके रखती है। उसके बाद में इसमें मेमोरी के अंदर क्या आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रेम। और इसके स्टोरेज के अंदर क्या आता है, हार्ड डिस्क, एसएसडी, एचडीडी। वॉलेटाइल होती है ये मेमोरी, और ये नॉन वॉलेटाइल होती है, ठीक है। उसके बाद में लोकेशन ऑफ डेटा प्रोसेसिंग। लोकेशन ये कहीं भी कैप्चर हो सकती है, ठीक है। उसके बाद में स्मॉल स्पेस होता है जो आपकी मेमोरी होती है उसमें। और स्टोरेज में क्या होता है आपका लार्ज स्पेस होता है। उसके बाद में लेस स्पेस होता है इसमें, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे 8 जीबी का दिया हुआ है इसमें, लेकिन इसमें आपका बहुत ज्यादा हो सकता है। जैसे अगर आप फोन खरीदने जाते हैं तो आप 8 जीबी में, 12 जीबी में इस तरीके से फोन खरीदते हैं, तो आपकी रैम होती है, ठीक है। उसके बाद में रिफर टू वॉलेटली एंड नॉन वॉलेटली, इसमें दोनों चीजें हैं। उसके बाद में इसमें प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के दोनों फीचर होते हैं। और यहाँ पे आपकी सारी की सारी मेजरमेंट दी गई है, ठीक है। वही जो हमने अभी आपको पढ़ाई समझाई, राइट। उसके बाद में आते हैं सॉफ्टवेयर पे। सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर पे आने से पहले आप ये बताएं कि आपको मेमोरी क्लियर हुई, मेमोरी क्लियर हुई आपको थोड़ी बहुत। अब आते हैं सॉफ्टवेयर पे, ये सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। देखो
In a computer system, the software is basically a set of instructions or commands that tell a computer what to do. In other words, the software is a computer program that provide a set of instructions to execute a user's command and tell the computer what to do. For example, MS Word और ये सब PowerPoint वगैरह, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल ये है कि जैसे सपोज करो कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर वो होता है जहाँ पे हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं, ये बता रहे होते हैं कि काम क्या करना है उसको। जैसे हमें अगर 2 नंबर को सम करना है तो हम पहले उसको बताएंगे कि आपको 2 नंबर को सम करना है, ठीक है। या फिर हम उसको बताएंगे कि आपको ये काम करना है। जैसे अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, वर्ड पे काम कर रहे हैं, MS एक्सेल पे काम कर रहे हैं, या पावर पॉइंट पे काम कर रहे हैं, या फिर ये जो क्लास ले रहे हैं ना, जैसे हमने पीपीटी को खोली हुई है तो हमने इसको बताया हुआ कि पीपीटी पूरी स्क्रीन पर आना चाहिए, तो वो पीपीटी खोले हुए है हमारी, राइट। तो हमने इसको बताया हुआ, पहले से इंस्ट्रक्शन दी हुई है इसको हमने कि ये आपको करना है। हमने पहले से इसको टास्क दिया हुआ है, कमांड दी हुई है कि आपको ये करना है पूरा का पूरा, ठीक है। तो कंप्यूटर जो है ना इंस्ट्रक्शन पे चलता है। जो आप उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं वो उस पे चलता है। तो जब आपकी इंस्ट्रक्शन होती है ना, वही आपका सॉफ्टवेयर होता है। जैसे MS वर्ड के अंदर क्या होता है, आपकी इंस्ट्रक्शंस होती हैं। जैसे आपको न्यू फाइल बनानी है, उसको एडिट करना है, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखना है, उसको सेव करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, ठीक है, अंडरलाइन करना है। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शन है पहले से लिखे गए होंगे उसके अंदर, और कंप्यूटर क्या करेगा, उनको एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो यही आपका सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे हम इंस्ट्रक्शन लिखते हैं, उसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। आगे जब आप पाइथन में कोई कोड लिख रहे होगे तो वो एक सॉफ्टवेयर होगा। जैसे हमें 2 नंबर का सम करना है तो वहाँ पे हम कोड लिखेंगे पाइथन का, भाई जानेंगे कि जो आपका कोड लिखा गया है वो कंप्यूटर उस पर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको, क्या वो उस पर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ठीक से, तो वो करेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। एक कह लें कि जैसे सपोज करो, एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जैसे सपोज करो हमें ये पता होता है कि बीएससी करेंगे तो बीएससी करने का एक पूरा हमारे पास मैनुअल होता है कि बीएससी में 6 सेमेस्टर होंगे। हर सेमेस्टर में हर सब्जेक्ट में सेमेस्टर में डिफरेंट सब्जेक्ट होंगी, उसके एग्जाम्स देने पड़ेंगे। तो हमारे पास में पूरा एक इंस्ट्रक्शन चार्ट होता है कि ये सेमेस्टर यहाँ तक चलेगा, ये सेमेस्टर यहाँ तक चलेगा, इसके एग्जाम यहाँ तक होंगे। तो हमें एक पूरा का पूरा एक ओवरव्यू पता होता है। ऐसे हम कंप्यूटर को बताते हैं कि उसको ये करना क्या है, व्हाट टू डू। तो कंप्यूटर उसको समझता है, फिर उस पर काम करता है। एक कह ले काम करने का तरीका जो होता है ना, जो काम बताया गया है हमें, वही है बस सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर हम सिस्टम सॉफ्टवेयर की बात करें तो जो कंप्यूटर समझता है ना, वो आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो हम काम करते हैं। जैसे ये एक्सेल वो चला रहा हूँ मैं, पावर पॉइंट चला रहा हूँ मैं, तो इस ये क्या है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो मैं यूज कर रहा हूँ, जो यूजर यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और जो कंप्यूटर यूज करता है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब देखो, जो कंप्यूटर यूज करता है वो क्या क्या है, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, विंडोज हुआ, लिनक्स हुआ, मैक हुआ। तो ये आपकी क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम है जो केवल कंप्यूटर ही समझ पाता है उनको। क्या आप ऑपरेटिंग सिस्टम को समझ पाओगे? नहीं समझ पाओगे। और उसके बाद में लैंग्वेज प्रोसेसर होते हैं, ठीक है। जैसे डिवाइस ड्राइवर होते हैं, इंटरप्रेटर होते हैं, कंपाइलर होते हैं। ये आपकी क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर समझता है। और उसके बाद में अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके आते हैं जनरल पर्पज, ठीक है। MS वर्ड होता है, फोटोशॉप होता है, पावर पॉइंट होता है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। उसके बाद में कस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे हम कोई वेबसाइट वगैरह चलाते हैं, जैसे हम सरकारी रेट पे अपना फॉर्म फिल करते हैं, गवर्नमेंट के फॉर्म फिल करते हैं, रिजर्वेशन करते हैं, वो सारे क्या है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कस्टमाइज वाले, ठीक है। तो ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको समझ में आ गए होंगे। देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर के फीचर क्या है, let us discuss some more examples of system software. System software is closer to the computer system. ये कंप्यूटर सिस्टम के बहुत क्लोज होता है। जिसको कंप्यूटर समझ पाता है तो ऑब्वियसली बात है कंप्यूटर सिस्टम की ज्यादा क्लोज होगा। और इसमें जो लैंग्वेज यूज होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर में, वो लो लेवल लैंग्वेज होती है, जैसे असेंबली लैंग्वेज होती है आपकी, तो एक आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है। उसके बाद में सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिफिकल्ट टू डिजाइन एंड अंडरस्टैंड, ठीक है। ये थोड़ी डिफिकल्ट होती है, असेंबली लैंग्वेज को सीखना या समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि उसमें क्या होता है, 0 0 1 0 0 0 इस तरीके से वो चलता रहता है। तो वो आपकी लो लेवल लैंग्वेज में डिफिकल्ट होती है थोड़ी। उसको डिजाइन करना, उसको थोड़ा अंडरस्टैंड करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है।
और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो आपका फास्ट होता है काम करने में, इसकी वर्किंग स्पीड जो है ना फास्ट होती है। लेस इंटरेक्टिव फॉर द यूजर, मतलब जो आपका यूजर है ना, यूजर जैसे हम यूज करते हैं तो हम यूजर होते हैं, तो हम कंप्यूटर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसके इंटरेक्शन में बहुत कम होते हैं, बहुत कम। जैसे अगर हमें ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ चेंजेस करने हो तो वो हमारे बस की बात नहीं है। वो तभी हो सकता है जो लो लेवल पे काम कर रहा होगा या सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पता होगा उसको, तो वही उसको चेंज कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, उसमें कुछ भी कर सकता है। लेकिन हम नहीं कर सकते, हम उससे लेस इंटरेक्टिव है। हम क्या करते हैं, ज्यादातर मोस्टली एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। जो हम यूज करते हैं, यूजर यूज करता है, ठीक है। तो वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे वर्ड होता है, पावर पॉइंट होती है, ठीक है, जिसमें यूजर यूज करता है। इसके 3 टाइप होते हैं, जैसे जनरल पर्पज होते हैं, कस्टमाइज होते हैं, यूटिलिटी होते हैं। तो या फिर 3 टाइप के सिस्टम, वो सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। अब जैसे जनरल पर्पज की बात करें तो जनरल पर्पज में क्या आता है, MS वर्ड आता है, MS एक्सेल आता है, पावर पॉइंट आता है, या फिर जनरल टास्क को करने के लिए होता है। और उसके बाद में कस्टमाइज में क्या आता है, जैसे रेलवे रिजर्वेशन है, या एयरप्लेन रिजर्वेशन है, या फिर कोई गवर्नमेंट का फॉर्म भरते हैं हम, जॉब जॉब एप्लीकेशन भरते हैं, तो वो हमारा क्या है, कस्टमाइज है। या फिर इनवॉइस मैनेजमेंट है, ठीक है। इस तरीके से जो सॉफ्टवेयर है ना आपके कस्टमाइज, जहाँ पे हम फॉर्म फिलिंग वगैरह करते हैं, या फिर जो भी हम डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं, वो आपकी क्या है, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे एंटीवायरस होता है आपका, डिस्क फ्रेमर होता है आपका, कहाँ कहाँ ये, ठीक है। मेमोरी टेस्टर होता है आपका, डिस्क रिपेयर होता है आपका, डिस्क क्लीनर होता है आपका, रजिस्ट्री क्लीनर होता है। तो ये जो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ये आपके हैं। अब जैसे फीचर्स की बात करें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की, तो फीचर क्या क्या होते हैं। एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज एन परफॉर्म मोर स्पेशलाइज्ड टास्क लाइक वर्ड प्रोसेसिंग स्प्रेडशीट। ये स्पेशली मतलब जो हमारे यूजर के जो टास्क होते हैं ना, उनको परफॉर्म करने के लिए स्पेशली यूज होते हैं। और उसके बाद में जो मोस्टली द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज बिग, जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसका साइज बहुत बड़ा होता है, ठीक है। और जो स्टोरेज बहुत ज्यादा रिक्वायर करता है। Application software is more interactive for the user, so it is easily to use and design. आपने देखा होगा कि आप जो भी सॉफ्टवेयर या जो भी मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हैं ना, वो आपके यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं यूजर फ्रेंडली, कि यूजर उसको इजीली आसानी से इस्तेमाल कर पाए, ठीक है। उसके बाद में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज इजी टू डिजाइन एंड अंडरस्टैंड। इसको डिजाइन करना और बनाना बहुत आसान है। जब आप पाइथन सीख रहे होंगे हम, तब हम देखेंगे कि एक जो सॉफ्टवेयर होता है उसको डिजाइन करना कितना आसान होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जैसे C++, जावा, पाइथन, रूबी, इस तरीके से जो आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस ना, वो इस्तेमाल होती हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। लेकिन जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या होता है आपका, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपकी लो लेवल लैंग्वेज यूज होती है, जैसे असेंबली लैंग्वेज होती है, वो आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है, जो आपकी सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए काम करती है। लेकिन हाई लेवल उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपको हाई लेवल की जरूरत पड़ेगी, जहाँ पे हम हाई लेवल लैंग्वेजेस का यूज करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल दिया आपको, C++, जावा, पाइथन वगैरह, ये आपकी हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने में इस्तेमाल होती है। अब देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। इट इज डिजाइन टू मैनेज द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, लाइक मेमोरी एंड प्रोसेसिंग मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे मैं माउस यूज कर रहा हूँ, मैं कीबोर्ड यूज कर रहा हूँ, या जो आपकी हार्ड डिस्क यूज हो रही है, जो आपकी रैम यूज हो रही है, जो भी आपका ग्राफिक कार्ड यूज हो रहा है ना, वो उसको मैनेज करने के लिए सारा का सारा वो कौन सा सिस्टम करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर करते हैं आपके। लेकिन वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये क्या करते हैं, फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द यूजर, मतलब हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं। जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाता है। जैसे अब अगर आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा हो, तो कंप्यूटर आपको बता देता है कि आपका कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। तो वो किससे इंटरेक्ट कर रहा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर से। लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किससे इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, यूजर से। ये आपके लो लेवल में लिखे जाते हैं, ये आपके हाई लेवल में लिखे जाते हैं। ये लेस इंटरेक्टिव होते हैं, ये मोर इंटरेक्टिव होते हैं। और इसके बाद में ये जो है ना, ये वाइटल रोल प्ले करते हैं, बहुत इफेक्टिव। और इसकी जो फंक्शनिंग होती है वो हाई लेवल पे होती है। लेकिन ये जो है ना, ये ज्यादा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ये कभी कभी क्रैश भी हो जाते हैं। लेकिन स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाए जाते हैं। जैसे अगर मुझे
फाइल सेव करनी है या फाइल एडिट करनी है या उस फाइल में कुछ मॉडिफाई करना है या फिर टेक्स्ट को बोल्ड करना है या पीडीएफ वगैरह बनानी है, तो जो स्पेसिफिक टास्क होते हैं ना आपके, जैसे आप पेंट में पेंट करते हैं, कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, आप नोटपैड में क्या करते हैं, टेक्स्ट लिखते हैं, या फिर आप फोटोशॉप में फोटोज को एडिट करते हैं। तो ये जो है ना आपके स्पेशली किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाए जाते हैं। ये आपके इंडिपेंडेंट होते हैं या आपके डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि ये एक ही मतलब उस पे जॉब पे या फिर कह लें एक ही टास्क पे वो चलते हैं। लेकिन इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे पूरा जो है ना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो चलता है। ठीक है, अब आते हैं प्रोग्रामिंग टूल्स पे। प्रोग्रामिंग टूल्स क्या होते हैं आपके और ये कैसे काम करते हैं। प्रोग्रामिंग टूल्स को देखते हैं।